नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए, बहुत बेहतरीन टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक मैं कराया हूं, बाकी इन सब क्वेश्चन को नहीं कराया हूं। वो कराया हूं एनसीईआरटी से श्वसन तंत्र। यहाँ जो क्वेश्चन मिलेगा वो एकदम दमदार क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न भले ही आपको कम मिलेगा, लेकिन इतना मान लीजिए कि बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न मिलेगा, तो मजा आ जाएगा। 15 मिनट से कम का समय लूंगा और आपका ये श्वसन तंत्र जो है 2.0 इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि यहां से जो प्रश्न आए वो ना छूटे। अब एग्जाम के आखिरी समय में मैं इतना बेहतरीन बेहतरीन चीजें दे रहा हूं, क्योंकि अगर लास्ट समय तक आप रहेंगे बने हुए तो कुछ ना कुछ आप अधिक गेन करेंगे उन लोगों से जो बीच में ही छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, आखिरी सांस तक लड़ना है। ठीक है, कुछ लोगों ने हमारा साथ ये कह करके भी छोड़ा था कि अरे आपके तो वीडियोस में व्यूज ही नहीं आते हैं, तो आप जब खुद ही नहीं कुछ कर पाएंगे तो हम क्या रहें आपके साथ। तो ऐसे कह के भी बहुत लोगों ने साथ छोड़ा है। हालांकि तब भी मैंने देखा, आशा नहीं छोड़ा है। हमारा काम है भैया, हमें कंटेंट देना, हमें कमाना और खाना इन सब से अभी मतलब नहीं है। बस हमें आपको कंटेंट देना, कमाने के लिए मैं जॉब करता हूं। ठीक है ना, तो जो छोड़ के गए हैं वो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने जो हमारा कर्तव्य है उस पर टिके रहेंगे। उसी प्रकार से आपका भी जो कर्तव्य है वो टिके रहिए। आपको सीखना है, आपका काम। आप एक लर्नर हो और एग्जाम के आखिरी समय तक आपको चीजें जाननी चाहिए। ठीक है, जब आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस चीजें उपलब्ध कराई जा रही हो तब तो और भी उस पर फोकस करना चाहिए। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, सीधा एग्जाम में पूछेगा, किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? सेल्यूलर फ्यूल किसे कहा जाता है भैया? बहुत इजी प्रश्न है, किया भी होगा आपने पहले। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी सेल्यूलर फ्यूल कहा जाता है। तो एग्जाम में आएगा, सीधा आप लगाएंगे कोशिकीय ईंधन, तो ग्लूकोज। आइए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये भी बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है दूसरा। आ जाइए, श्वसन के दौरान जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? हमने आपको पायरुवेट पढ़ाया था ना। पायरुविक अम्ल जब बन रहा था, पायरुवेट एक वायु के उपस्थिति में और एक वायु के अनुपस्थिति में, जहां एथेनॉल वगैरह आपको बन रहा था, पढ़ाया था, याद होगा। तो कह रहा है कि वायु की उपस्थिति में आपका बनता है। तो देखिए, एटीपी बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि ऊर्जा बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये किसके उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। और अगर वायु नहीं रहता तो अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल या फिर एथेनॉल बन जाता है ईस्ट में। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। बाह्य श्वसन, ठीक ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? बाह्य श्वसन कहाँ होता है? तो बताएंगे, बाह्य श्वसन जो होता है वो फेफड़े में होता है। बाह्य श्वसन जो होता है वह फेफड़े में होता है। तो ध्यान रखिएगा, फेफड़ा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ब्रीदिंग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? ब्रीदिंग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? क्या ब्रीदिंग एक भौतिक प्रक्रिया है? तो देखिए, श्वसन भले ही रासायनिक प्रक्रिया हो, लेकिन ब्रीदिंग जो है यह भौतिक प्रक्रिया है। तो ये सही है, हमें गलत कथन छांटना है। ठीक है, तो आइए बी ऑप्शन, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो जी हाँ, ब्रीदिंग रासायनिक नहीं है, श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है, ब्रीदिंग रासायनिक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यही हो जाएगा हमारा गलत। इसमें ऊर्जा उत्पन्न, ब्रीदिंग में कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, यह कोशिका के बाहर होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल कोशिका के बाहर होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमें श्वसन रासायनिक है, ना कि ब्रीदिंग। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न। हाँ देखिए क्या कह रहा है। एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन लगभग कितनी वायु अंदर लेता है और बाहर निकालता है? तो एक सामान्य व्यक्ति सामान्यतः 11,000 लीटर आप वायु का एक दिन में आदान प्रदान करते हैं। 11,000 लेते हैं और 11,000 छोड़ते हैं। सोच लीजिए, आपको पता भी नहीं है और आप 11,000 लीटर वायु अंदर आप दिन भर में ले रहे हैं। तो ध्यान रखना है, 11,000 लीटर। आइए, निश्वसन के दौरान CO2 का प्रतिशत
कितना है। निःश्वसन का मतलब कि वो बाहर छोड़ रहा है, ठीक है, बाहर छोड़ रहा है। निःश्वसन का मतलब कि बाहर छोड़ रहा है। तो बाहर जब छोड़ते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं भैया, तो बाहर जब छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना रहेगा, 0.3 रहेगा कि 0.4 रहेगा। तो ध्यान रखिए कि जब आप बाहर छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रहेगा प्रतिशत वो रहेगा आपका 4%, 4% लगभग। आप ध्यान रखिएगा 4% क्यों जाता है, क्योंकि आप लेते तो हैं 0.3%। अच्छा, निःश्वसन को आप कह सकते हैं ब्रीदिंग आउट, मतलब छोड़ रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, फेफड़ा से जो हवा बाहर जा रही है गैसें, वो है निःश्वसन, ठीक है। तो 4% बाहर जाता है, क्यों, क्योंकि आपका शरीर जब आप CO2 ले रहे हैं, कार्बन जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका ATP बन रहा है, जल बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो CO2 बनने के उपरांत ये जो बाहर आ रहा है 0.3% ही आप ले रहे थे, 0.03% ले रहे थे, बट आप जब छोड़ रहे हैं तो कितना छोड़ रहे हैं, 4% छोड़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा बाहर करने में 4% है और अंदर लेने में 0.03 है। तो यहाँ पर निःश्वसन यानी ब्रीदिंग आउट की बात की जा रही है, तो 4%। चलिए अगला सवाल ध्यान रखिएगा। हाँ, फेफड़ा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस कारण से होता है। तो फेफड़ा में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, इन दोनों के प्रेशर में अंतर होता है। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेशर में अंतर होने की वजह से, यानी कि डिफरेंस इन प्रेशर, दाब में अंतर होने की वजह से ऐसा होता है। आइए अगला सवाल देखिए, ऐसे प्रश्न पूछता है दरोगा में, ऑक्सीजन के परिवहन का सही मार्ग क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें वायु जो प्रवेश कर रहा है ऑक्सीजन, उसके परिवहन का जो सही मार्ग है वो कौन सा है। तो सही मार्ग ध्यान रखिएगा, पहले नासारंध्र, मतलब नासा छिद्र से आप लेते हैं, ठीक है। तो नाक के छिद्र होगा पहला नासारंध्र, तो नासारंध्र तो सभी में है। फिर उसके बाद ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी में जाएगा, फिर उसके बाद लेरिक स्वर यंत्र में जाएगा, फिर श्वास नली में, फिर वायु कोष्ठ में, फिर रक्त में और तब कोशिका में। तो सही तो है, सबसे आखिरी में कोशिका में जाता है ना। तो खोज लीजिए रक्त के बाद कोशिका, तो कोशिका सही तो है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए 9वां प्रश्न। हाँ, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में 15 ग्राम है ना 100 ml में, ध्यान रखिएगा 15 ग्राम 100 ml में। आइए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर CO2 के प्रभाव को क्या कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन पर जो CO2 का प्रभाव होता है उसे बोर प्रभाव, बोर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर इफेक्ट। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर CO2 का प्रभाव बोर प्रभाव कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 11वां सवाल, हाँ, क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, गहराई से निकाला हूं। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए प्लाज्मा में घुल करके तो होता है, फिर बाइकार्बोनेट्स के भी द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा भी अभी देखा आपने बोर प्रभाव के साथ, तो हीमोग्लोबिन के भी द्वारा होता है। किसके द्वारा नहीं होता है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा मुझे। देखिए प्लाज्मा में होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में हीमोग्लोबिन में जुड़कर देखा ही आपने, प्लेटलेट्स के द्वारा नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। CO2 का जो है वो प्लेटलेट के साथ नहीं होता है। चलिए अगला सवाल 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाँ, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन कोशिका द्रव में होता है, इसे क्या कहते हैं। तो अनॉक्सी श्वसन का ग्लूकोज का जो विघटन होता है कोशिका द्रव में, वह ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। आइए अगला सवाल, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद, देखिए आप पायरुविक एसिड तो पढ़े होंगे, लेकिन पायरुविक का भी विखंडन हो जाता है लैक्टिक अम्ल में। तो अंतिम जो उत्पाद होगा वो लैक्टिक अम्ल होगा, ध्यान रखिएगा पायरुविक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अनॉक्सी श्वसन में कितने ATP अणु बनते हैं। अनॉक्सी श्वसन की बात करें तो अनॉक्सी श्वसन में 2 ATP अणु बनता है। कितना बनता है, 2 बनता है। तो ध्यान रखें अनॉक्सी श्वसन, ठीक है, मतलब वायु की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी इसमें।
चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, जंतुओं की मांसपेशियों में पिरुविक अम्ल किसमें बदल जाता है? तो अभी बताया कि पिरुविक अम्ल या पायरुविक जो अम्ल है वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें? तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अनॉक्सी श्वसन मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सी है ये, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा ये, ऑक्सी श्वसन है ये, का प्रथम चरण कहां संपन्न होता है? प्रथम चरण पूछेगा ऑक्सी श्वसन का तो बताएंगे कि प्रथम चरण तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में होता है। प्रथम चरण होगा कोशिका द्रव में, लेकिन पूर्णतः जो होगा वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सी श्वसन का, और अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव में होता है। ठीक ना, पूरी भी वही होती है अनॉक्सी श्वसन में। ऑक्सी में प्रथम चरण होता है कोशिका द्रव में, ध्यान रखिएगा। आइए, अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण रूप कहाँ होती है? तो पूर्ण रूप जो होती है वो कोशिका द्रव में होती है अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया, तो ध्यान रखिएगा। आइए, ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होने वाली अवस्था क्या कहलाती है? तो ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको अनॉक्सिया या हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सिया या हाइपोक्सिया। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा भैया, ध्यान रखिए यहाँ हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया, यानी कि विकल्प डी सही हो जाएगा। ऊंचे पहाड़ों पर जाइएगा तो ऑक्सीजन कम जाता है क्योंकि वहां वायु का प्रेशर कम रहता है ना, तो अनॉक्सिया या हाइपोक्सिया कहलाता है। आइए, ग्लाइकोलाइसिस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको अभी बताया कि जो ऑक्सीजन के अभाव में जो होता है श्वसन वो हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता वहां नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ग्लाइकोलाइसिस की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे पार्नास, मेयरहॉफ और एम्बडेन, यानी कि सभी तीनों ने मिलकर के किया था। पार्नास, मेयरहॉफ और एम्बडेन ने किया था ग्लाइकोलाइसिस की खोज। अगला प्रश्न ये रहा, यूकार्योटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? यूकार्योटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ होती है? तो कोशिका झिल्ली में। दोनों याद रखना है, प्रो झिल्ली और यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र संपन्न, तो बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोटिक तो वो होगा कोशिका झिल्ली में। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में कोशिका चक्र की जो होती है प्रोसेस वो कहाँ होती है? तो प्रोकैरियोटिक में होगी कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। श्वसन गुणांक है ना का मापन किसके द्वारा किया जाता है? श्वसन गुणांक का मापन जो किया जाता है वो किया जाता है गैनॉन रेस्पिरोमीटर। जी हाँ, गैनॉन रेस्पिरोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है, सवाल है महत्वपूर्ण। श्वसन गुणांक का मापक होता है तो गैनॉन रेस्पिरोमीटर। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं इस प्रश्न को लास्ट करा करके, और एक बार मैं रिवीजन कराता हूं 2 मिनट में, फटाक से आपको रिकॉल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित रोग है वो निमोनिया तो है ही, जानते हैं आप, साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा भी है और ब्रोंकाइटिस भी है। ये सारे के सारे जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं। अब आ जाइए, एक बार फटाफट रिवीजन 1 मिनट में करा दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाएगा, आप खुद भी लगा लीजिएगा। ध्यान दीजिए, कोशिकीय ईंधन तो बताएंगे ग्लूकोज, बता दिए हैं सर। आइए अगला प्रश्न देखिए, छोटा ही कर लेता हूं ताकि फटाफट करा दूं। हाँ, देखिए कह रहा है कि श्वसन के दौरान उपस्थित खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्या बनता है? तो ऑक्सीजन से बनता है, आपको बताया था, एटीपी बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यहां भी आप जाने गए हैं। बाह्य श्वसन कहाँ होता है? तो मैं बता दिया कि बाह्य श्वसन फेफड़ा यानी लंग्स में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा यानी लंग्स में होता है। ब्रीदिंग में तो ब्रीदिंग एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है ना, ब्रीदिंग के लिए मैं बताया था कि रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। आइए आगे, एक समान व्यक्ति लगभग 11,000 लीटर ऑक्सीजन ले लेता है, मतलब कि जो वायु अंदर लेता है, ऑक्सीजन नहीं वायु लेता है 11,000 लीटर, तो ये भी बताया हूं। निःश्वसन मतलब छोड़ने में 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते कितना है? तो 0.03, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय तो दाब में अंतर, प्रेशर में अंतर के कारण होता है, तो ये भी जान गए आप।
ऑक्सीजन परिवहन का सही मार्ग है नासारंध्र, ग्रसनी, स्वरंध्र, श्वास नली, वायुकोश, रक्त और कोशिकाएं, तो ये भी जानते हैं आप। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पर 100 ml, ये भी जानते हैं आप। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर CO2 के प्रभाव को क्या कहते हैं, तो बोर प्रभाव कहते हैं, ये भी बता दिया हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से नहीं होता है, तो प्लेटलेट के द्वारा नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता ही दिया हूं। चलिए, अनॉक्सी श्वसन का ग्लूकोज का आंशिक विघटन कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ये भी बता दिया हूं। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बता दिया हूं। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद तो लैक्टिक अम्ल है, पायरुविक भी टूट जाता है लैक्टिक में, ठीक ना। अनॉक्सी श्वसन में 2 ATP अणु बनते हैं, तो ये भी बता दिया हूं। चलिए, जंतु में मांसपेशी जो है पायरुविक बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में, बता ही दिया हूं। अनॉक्सी श्वसन ऑक्सी श्वसन का प्रथम चरण होता है कोशिका द्रव्य में और पूरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो दोनों बता दिया हूं। ऑक्सी श्वसन तो ये होता है कोशिका द्रव्य में पूरा, ठीक ना। ऊंचे पहाड़ों पर जब आप पढ़ते हैं तो अनॉक्सिया या हाइपोक्सिया कह देते हैं उसको, कम जाना, ठीक है, ये भी जान गए। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस की खोज एम्बर्डेन, मेयरहोफ और पार्नास तीनों ने किया था। आइए अगला सवाल। यूकैरियोटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोटिका में कोशिका झिल्ली में, तो ये भी आपको मैं बता दिया है ना। रट जाइए। श्वसन गुणांक मापा जाता है गैनोंग रेस्पिरोमीटर से। चलिए, इनमें से कौन सा जो श्वसन तंत्र है, तो ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा और निमोनिया, यह सभी। कितना इजीली तरीके से मैंने सबको करा दिया, 24 के 24 प्रश्न आपके हो गए। अब एग्जाम में आप इससे गलती नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।